हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लास्ट क्लास में इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। लेक्चर 9 में इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थोड़ा सा 2-3 मिनट जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे और न्यूमेरिकल के लिए जिन फार्मूले की ज़रूरत है उसको भी जल्दी से रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको उसके आयंस में तोड़ दिया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट जाता है और ये जो आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट का वो सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड? एनोड और कैथोड पर ये जो आयन है ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होकर के डिपॉजिट हो जाता है। किसके हेल्प से? बाहर से करंट भेजा जाता है एक्सटर्नल बैटरी के हेल्प से। यानी कि बाहर से करंट भेज करके एक इलेक्ट्रोलाइट को उसके आयंस में तोड़ना और आयंस का सब्सिक्वेंटली इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना, पूरा प्रोसेस कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। याद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने कहा था शुरुआत में कि 3 टॉपिक मोटा मोटी पढ़ेंगे। एक है गैल्वेनिक सेल, पढ़ लिए काफ़ी डिटेल में। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि लास्ट क्लास से पढ़ना शुरू किए, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और लास्ट टॉपिक होगा कंडक्टेंस, है कि नहीं। तो चल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जो भी आयंस जो है इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिट होता है उसके लिए 2 लॉ है कि कितना मास कोई भी एक आयन है उसका इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो उसके लिए 2 लॉ है जिसको कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज। क्या है भाई? तो लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है। किसी का अगर वीडियो लेक्चर छूट गया है लेक्चर नंबर 9 का तो उसको आप बढ़िया से देखेंगे। जल्दी से समराइज कर रहे। तो कोई भी एक आयन है, कोई भी वस्तु है, कोई भी सब्सटेंस है और एक इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है तो उसके लिए लॉ क्या कहता है कि ये जो मास होगा किसी भी सब्सटेंस का जो कि इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, जिसको हम W कह रहे हैं, W का मतलब मास, किसमें? ग्राम में। दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। क्यू का मतलब क्या? चार्ज, कूलम में। यानी कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मल्टीप्लाइड बाई T। ये I क्या है? करेंट है। ये Q क्या होता है? I मल्टीप्लाइड बाई टाइम। T क्या है? टाइम, किसमें? सेकेंड में। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है बच्चे ZIT, है कि नहीं। इस फार्मूले को बढ़िया से याद कर लेना था। एक फार्मूला तो ये था। और ये Z को क्या कहते हैं? Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अलग अलग सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू अलग अलग होगा, है कि नहीं। और ये भी सिखाया था कि Q का वैल्यू IT है क्या? Q का वैल्यू यदि 1 कूलम हो जाता है तो उस केस में Z का वैल्यू W के बराबर हो जाता है। तो वहां से एक डेरिवेशन किया था और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला लाया था इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। वो इस तरह से था EIT डिवाइड बाई 96,500। इस फार्मूले को बढ़िया से याद कर लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये W क्या है? मास है, किसमें? ग्राम में, किसी भी सब्सटेंस का जो डिपॉजिट करेगा। ये E क्या है? ये E इक्विवेलेंट मास है। इक्विवेलेंट मास उस सब्सटेंस का जिसका कि डिपॉजिशन हो रहा है, जो जमा हो रहा है इलेक्ट्रोड पर। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हो? तो मोलर मास को उस सब्सटेंस के n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। तो फार्मूला नंबर 1। इसी में एक महा कॉन्सेप्ट सीखा था और उस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। कोई भी वस्तु जो डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं, या गैस जो कि लिबरेट हो रहा है। गैस होता है तो कहते हैं लिबरेट हो रहा है, और अगर कोई सॉलिड है तो कहते हैं डिपॉजिट हो रहा है। हालांकि वो सेम ही चीज़ रहा है। तो उसके लिए एक महा कॉन्सेप्ट है, उस एक महा कॉन्सेप्ट से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। यानी उस सब्सटेंस का जो कि डिपॉजिट हो रहा था आपने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट।
तो जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है उतना ही फैराडे की जरूरत पड़ती है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। एफ का मतलब क्या, फैराडे, यानी एक फैराडे में एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है, 2 फैराडे में 2 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करेगा, किसी भी सब्सटेंस का 5 फैराडे में 5 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करेगा। यानी कि यदि आपने उस सब्सटेंस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया तो उतना ही फैराडे होगा। और भाई एक फैराडे चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, यानी जितना फैराडे होगा उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये महा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते। अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो आपने बहुत बार सीखा कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए फार्मूला नॉर्मलिटी गुने वॉल्यूम या मोलरिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर है कि नहीं, या फिर अगर मोल दिया तो मोल गुने एन फैक्टर। ये सब फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए। पहला लॉ। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ कहता ये है, सेकेंड लॉ जो है ना पहले लॉ को ही कहने का दूसरा तरीका है। सेम ही अगर हम चार्ज 2 इलेक्ट्रोलाइट से पास करवाएं, सेम ही चार्ज यदि 2 इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट था और सेम ही चार्ज हमने पास करवाया, तो जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा दोनों ही सॉल्यूशन में सबका इक्विवेलेंट बराबर होता है। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो डिपॉजिट होता है सब्सटेंस का वो बराबर होगा। कब? जबकि सेम ही अमाउंट चार्ज का पास करवाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। यानी मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास 2 है, एक में सब्सटेंस ए डिपॉजिट हो रहा है, दूसरे में बी डिपॉजिट हो रहा है। ध्यान से देखोगे, यानी कि ये पहला लॉ की बात कर रहे हैं। दूसरा लॉ यहां समझोगे, 2 हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, एक है ए एक है 2, या सॉल्यूशन नंबर 1 सॉल्यूशन नंबर 2, और दोनों में चार्ज सेम ही पास करवाया। इसमें क्यू पास करवाया और इसमें भी क्यू ही पास करवाया, दोनों में चार्ज सेम है। और पहला वाला सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ, मान लो कि यहाँ पर मास W1 डिपॉजिट हुआ, तो W1 डिवाइड बाई E1, ये E1 क्या इक्विवेलेंट मास होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हुआ। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, मान लो मास डिपॉजिट हुआ W2 और इक्विवेलेंट मास E2 है, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या हुआ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो सेम ही चार्ज यदि पास करवाया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं सब में सेम ही चार्ज पास करवाया गया, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो डिपॉजिट होता है सारे ही सब्सटेंस का बराबर होता है। सेकेंड लॉ। सोचने वाली बात है, चार्ज सेम है तो फैराडे सेम है, और फैराडे सेम है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी सेम ही होगा, क्योंकि एक इक्विवेलेंट में 1 फैराडे, 2 इक्विवेलेंट में 2 फैराडे, कौन सा वस्तु है उससे कुछ लेना देना नहीं है कि नहीं। तो ये दूसरा लॉ था, यानी सेमी चार्ज पास करवाएंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो डिपॉजिट होता है सारे सब्सटेंस का वो बराबर होता है। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास यानी लेक्चर नंबर 9 में पढ़ा था। न्यूमेरिकल करने के लिए ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला और ये जो महा कॉन्सेप्ट जो हम करें, अगर ये याद है तो इलेक्ट्रोलिसिस का मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट पर, लॉज पर, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है मेमोरी के लिए, जल्दी से फास्ट रिवीजन के लिए, तो आप ले सकते हैं। एक चीज और लिखा हुआ है, आलोक क्लासेस, जो कि मेरा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। उस आलोक क्लासेस पर जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं पूरा का पूरा शीट जो है अपलोड किया गया है, 11th का भी और 12th का भी। तो उसको अगर आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पर सारी सुविधाएं आपके पास हैं। आप 12th में अगर करना चाहते हैं तो 12th में है, 11th में करना चाहते हैं तो 11th में है, यानी 11th और 12th के लिए हमने डिफरेंट बैच बना रखा है। तो आप उसको अपलोड करेंगे और सारे वीडियोस, जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री के वीडियोज हैं अभी तक आए हैं, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, लिक्विड सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और भी जो भी आने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, ये अभी ये 3 टॉपिक जो बचा है उसके भी वीडियोस जो है उस पर अपलोड होंगे 12th वाले बैचेस में।
है कि नहीं। तो बढ़िया से उसको आप अपलोड करेंगे और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको ऐप पर जा करके पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग इसका न्यूमेरिकल। बढ़िया से देखोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जैसे ही न्यूमेरिकल खत्म होगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी सब्सटेंस है उसका कितना मास डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। मतलब अमाउंट पता करेंगे, करेंट पता करेंगे, चार्ज पता करेंगे, टाइम पता करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और जब ये खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल का दौर, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यदि आपने घोला तो कौन सा आयन एनोड पर जाएगा और कौन सा आयन कैथोड पर डिस्चार्ज होगा। ये भी एक थ्योरी है जो कि कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, बोर्ड में भी, नीट में भी, IIT JEE मेन और एडवांस में भी। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट amount of charge and mole of electron required to deposit। अब इसमें हम 3-4 पार्ट लेंगे। क्वेश्चन का पार्ट ए, 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर, सी का मतलब कॉपर, फ्रॉम CuSO4। CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट है और वहां से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो कितना ग्राम? 6.35 ग्राम। 6.35 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए हमें कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगा और कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनो, एक महा कॉन्सेप्ट था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यदि आपके पास सब्सटेंस का मास दे दिया तो वहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो। जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही फैराडे होगा। क्या सूत्र है? जितना उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा उतना ही फैराडे होगा। और अगर फैराडे मिल गया तो एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है, चार्ज मिल जाएगा। और जितना फैराडे होगा उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही फैराडे और उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। यही सूत्र है, यह महासूत्र है, यह महा कॉन्सेप्ट है। क्या डिपॉजिट हो रहा है? कॉपर। किससे डिपॉजिट हो रहा है? कॉपर सल्फेट से डिपॉजिट हो रहा है। तो हमको अगर मोल मिल जाए कॉपर का, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर कोई भूल गया तो यहां से देखो बच्चे, एन फैक्टर बहुत आसान है। Cu+2, कॉपर सल्फेट से कौन सा आयन है? Cu+2। यही जो Cu+2 है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और डिपॉजिट होगा कॉपर सॉलिड में, है कि नहीं। क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा, यानी कि ये कैथोड पर रिड्यूस होकर के कॉपर में चला जाएगा और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। हमें किसका एन फैक्टर चाहिए? कॉपर का जो डिपॉजिट हो रहा है। ये एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होगी? मोल में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिलेगा। तो एन फैक्टर कितना? तो देखो, ये भी एन फैक्टर कैलकुलेट करने का के लिए महा कॉन्सेप्ट है। एक मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही एन फैक्टर होता है। यानी कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, कॉपर का 1, यानी 1 मोल। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 मोल। यानी 1 मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही उसका एन फैक्टर कहलाता है।
तो 1 मोल सब्सटेंस में 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है n फैक्टर 2। सर आपने n फैक्टर कॉपर का क्यों निकाला, Cu+2 का क्यों नहीं निकाला? जो डिपॉजिट हो रहा है उसका n फैक्टर की हमें ज़रूरत है। अब ज़रा देखोगे क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या फार्मूला, अगर मास दिया तो मोल मिलेगा और मोल में n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये मोल के लिए क्या फार्मूला होता है बच्चे, मास को डिवाइड कर देते हैं किससे, मोलर मास से, है ना, सब याद है। ये मोलर मास क्या होता है, अगर एटम है या एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर। कॉपर का क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस तरह से लिख देता है, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5। ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्वेश्चन में देता है। यानी बेसिकली उसका मोलर मास भी 63.5 ग्राम पर मोल ही हुआ। मास कितना है दे दिया, मास है 6.35 ग्राम, 6.35 ग्राम एंड डिवाइड बाई 63.5 क्या मिला, ये मोल मिला। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n फैक्टर्स, मोल गुने n फैक्टर। n फैक्टर कितना 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, तो ये कितना हो गया 1/10, यानी बेसिकली 0.2। ये हो गया 0.1 गुने 2, 0.2 क्या इक्विवेलेंट। ये जिसको कैलकुलेट करने आ गया समझ लो कि ऐसा क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व कर लेगा, सेकंड में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या निकाल लिया आपने, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया, किसका, कॉपर का जो डिपॉजिट हो रहा था। कितना इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा है, 0.2 इक्विवेलेंट। क्या सिखाया, जितना इक्विवेलेंट उतना ही फैराडे। तो जितना इक्विवेलेंट, देखो क्वेश्चन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तुम्हारे पास आ गया बच्चे 0.2, जितना इक्विवेलेंट उतना ही नंबर ऑफ फैराडे, नंबर ऑफ फैराडे, तो कितना फैराडे, 0.2 फैराडे, है कि नहीं। यानी नंबर ऑफ फैराडे की जो वैल्यू हुई यही, अगर कोई पूछे तो कितना, 0.2 फैराडे। और जितना फैराडे उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही फैराडे होगा और उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट नहीं, महा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह वाला आपका सॉल्व हो जाता है। तो क्या क्या पूछा है, चार्ज पूछा। ये चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है 1 फैराडे में 96,500 कूलम। कितना फैराडे, 0.2 फैराडे, और 1 फैराडे में 96,500 कूलम। ये दोनों को गुना कर दोगे तो इतना कूलम, ये चार्ज तुम्हारे पास आंसर आया। पहला आंसर कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा आंसर 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इतना। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट में, और हर एक क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ बात आ रही है ना। कभी भी कह दे किसी भी सब्सटेंस का इतना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, चार्ज बताओ, फैराडे बताओ या मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो तुम्हारा सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा उतना ही फैराडे होगा, और जितना फैराडे होगा उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन का बी पार्ट अब हम लोग लेते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं, 12th का टॉपिक बढ़िया से एकदम कमांड होना चाहिए, क्योंकि 12th के टॉपिक से ही जेई मेन, जेई एडवांस और नीट में क्वेश्चन बहुत पूछता है, और बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। देखो आलोक क्लासेस में और हम क्या एक्स्ट्रा देने वाले हैं, मैंने बताया था। बोर्ड में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आए हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो भी मैं वीडियो लेक्चर उसका अपलोड कर दूंगा। और कभी भी आपको किसी तरह का सीट में डाउट है या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में डाउट है, जो कि न्यूमेरिकल्स भी उसको मैं अपलोड करूंगा, उसका क्वेश्चन आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पर भेज करके या फिर हम हमारे नंबर पर फ़ोन करके। ये नंबर किसको मिलेगा, नंबर उनको प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर
उनको ऐड किया गया बैच में जो कि पेड होंगे, और कितना पे होगा वो हमने बताया हुआ है ऐप पर। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है जो कि शुरू होगा, अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं। कब तक भाई? 31 अगस्त तक। 1 सितंबर से इसको मैं बहुत ही कम चार्ज ले रहा हूँ। ये चार्ज इसलिए कि आपको जब चार्ज आप देते हैं तो बहुत सीरियस होकर के पढ़ते हैं, और हर तरह की सुविधा जो उपलब्ध है आप उसकी मांग करते हैं, है कि नहीं? चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, डिपॉजिट ही करना है 270 ग्राम ऑफ एल, एल का मतलब क्या? अल्युमिनियम, फ्रॉम अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। अल्युमिनियम सल्फेट, ध्यान से देखो, कभी भी कहता इससे डिपॉजिट करना है, अल्युमिनियम सल्फेट से अल्युमिनियम को डिपॉजिट करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इलेक्ट्रोलाइट है अल्युमिनियम सल्फेट, और अल्युमिनियम सल्फेट में जो Al3+ आयन है वो अल्युमिनियम के रूप में डिपॉजिट होगा, जिसका कि मास हमारे पास दे दिया। यानी कि यहां पर भी वही फॉर्मूला लगने वाला है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको निकालना है बच्चे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तुरंत दिमाग में इतना आ जाना चाहिए। कैसे निकालोगे? मास दिया, मोल निकालोगे, और मोल में n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा, और जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही फैराडे होगा और उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं? यानी कि हमें एन फैक्टर की जरूरत है हर जगह। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बिना एन फैक्टर का आप न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोलिसिस में खास करके, यानी एन फैक्टर तो आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी। और करते करते तो बहुत बच्चा देख के ही बता सकता है कि एल्युमिनियम सल्फेट में अल्युमिनियम Al3+ आयन में है, जो कि एल्युमिनियम देने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा और एल्युमिनियम सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। हमें किसका एन फैक्टर चाहिए? एल्युमिनियम का जो डिपॉजिट होता है उसी का एन फैक्टर चाहिए। तो इसका एन फैक्टर कैसे? एक मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसको एन फैक्टर कहते हैं। तो एन फैक्टर 3 के बराबर हुआ। अब तो बड़ा हलवा क्वेश्चन हो गया। क्या सिखाया था? महा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला? मोल गुने एन फैक्टर, मोल गुने एन फैक्टर। मोल कैसे निकालते हो? मास दिया है 270, और मोल निकालने के लिए मास अपन मोलर मास, मोलर मास एल्युमिनियम का यहाँ पर ऐसे एटॉमिक मास दे देगा, जैसे 27 क्वेश्चन में दिया रहेगा। पढ़ते पढ़ते तो आप 12th में आपको याद भी हो गया होगा कि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, जिसका कि न्यूमेरिकल वैल्यू मोलर मास के बराबर भी होगा। यानी 27 से डिवाइड कर दिया, क्या मिला? मोल मिला। एन फैक्टर कितना? 3, यानी कि ये 10 गुने 3, 10 दिया 30 इक्विवेलेंट। बस ये अगर आ गया तो आंसर आपका सर आ गया। जितना इक्विवेलेंट, कॉन्सेप्ट मैं बार बार सिखा रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ, जितना इक्विवेलेंट उतना ही फैराडे, उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है? एक चीज सॉल्व किया और बाकी जो पूछता है सब आपके पास आ गया। जितना इक्विवेलेंट उतना ही फैराडे, 30 फैराडे, और उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 30 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 30। एक आंसर ये, और 30 फराडे आ गया। अरे भाई तो चार्ज क्या होता है? एक फराडे में होता है 96,500 कूलम। तो ये तुम्हारे पास चार्ज आ गया। एक आंसर, दूसरा आंसर है ना। फटाफट क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो रहा है। मास दिया, मोल निकालो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, इक्विवेलेंट है। जितना इक्विवेलेंट उतना ही फराडे, जितना फराडे उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक फराडे में 96,500 कूलम, तो इतने फराडे में जितना फराडे आया उतना में 96,500 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये तो मास की बात हुई। कभी कभी मास से डिफरेंट चीज़ दे देता है, जैसे गैस का वॉल्यूम दे देगा, तो गैस का वॉल्यूम दे दे तो उसमें हम किस तरह से चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको तो हम लोग लगा ही रहे हैं कि मास दिया, इक्विवेलेंट निकालो, कैसे? मोल गुने एन फैक्टर, और इक्विवेलेंट आ गया तो उतना ही फैराडे होगा, उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी जितना फैराडे होता है उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतना इक्विवेलेंट होता है। क्वेश्चन का पार्ट सी है ना इंटरेस्टिंग। यानी इस तरह के क्वेश्चन पर आपका कमांड होते जा रहा है। यही होता है सीखना।
जिसका भी लेक्चर नंबर 9 मिस किया है वो ज़रूर देखेंगे, वो मिस नहीं करना। चलो अब शुरू करते हैं इसी का सी पार्ट। देखोगे क्या वेरिएशन है क्वेश्चन में। पहला 2 क्वेश्चन एक ही जैसा था। तीसरा क्वेश्चन, टू डिपॉजिट। अब देखो कोई सॉलिड होता है तो कहते हैं डिपॉजिट, और कोई गैस होता है तो कहते हैं लिबरेट कर दिया। हालांकि कह सकते हैं डिपॉजिट हो गया, अंग्रेजी का शब्द लिबरेट इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। गैस के लिए सेंस वही है, डिपॉजिट वाला ही सेंस है। यहाँ है 224 लीटर ऑफ O2 गैस at STP from electrolysis of H2O, है ना। इस बार गैस है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, और गैस का इस बार वॉल्यूम दिया कि 224 लीटर O2 गैस को हमें लिबरेट करना है। डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, लेकिन बेहतर शब्द है लिबरेट करना है। कहाँ पर? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसको पहचानो। अब जरा सोचेंगे, एकदम बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। STP कह दिया बच्चे, और वॉल्यूम यदि गैस का दे दिया, तो STP पर हमें वॉल्यूम यदि लीटर में गैस का दिया तो मोल निकालने आता है, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। क्या? वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई 22.4, 22.4 से डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम लीटर को, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल मिल जाता है। और अगर मोल मिल गया तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास इक्विवेलेंट मिलेगा। जितना इक्विवेलेंट उतना ही फैराडे और उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। व्हाट अ ब्यूटी, एकदम शानदार चीज है, एकदम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी एन फैक्टर, भैया एन फैक्टर की तो जरूरत पड़ेगी। एन फैक्टर पर तो कमांड होना चाहिए। क्या सिखाया? एक मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग एन फैक्टर कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एन फैक्टर, है कि नहीं। तो देखो एन फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा। ये कौन सा सब्सटेंस है? H2O। H2O जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइज करके H2 और O2 मिलता है। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होकर एनोड पर जाता है और हाइड्रोजन रिड्यूस होकर कैथोड पर जाता है। यानी हमें O2 मिल रहा है। हमें O2 का एन फैक्टर, देखो O2 का एन फैक्टर कैलकुलेट करने का हम 2 मेथड बता रहे हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर बताओ कितना है? 0। कोई भी एलिमेंट अपने स्टेबल स्टेट में पाया जाता है नेचर में, अगर उस फॉर्म में है तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, रिडॉक्स में सिखाया था। और यहां पर H2O जनरली ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2। तो अगर किसी एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का चेंज, जैसे O2 के हिसाब से देखो तो यहाँ 0 है, यहाँ -2 है। जिसका भी एन फैक्टर निकालना उसके हिसाब से चलो, जिसका भी एन फैक्टर कैलकुलेट करना उसके हिसाब से हम देखते हैं। यानी ऑक्सीजन के एक एटम के अनुसार चेंज देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर का कितना है, -2। उसका मैग्नीट्यूड लो एक एटम के अनुसार। यानी बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, यानी 0 में से -2 तो +2, और अगर -2 में से 0 को भी माइनस करो तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इन फैक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक एटम के अनुसार ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस देखा, और जितने एटम है एक मॉलिक्यूल में, उस एटम का जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, जितना एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना एटम है? 2। तो किससे गुना कर दिया? 2 से। क्या मिला? एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना हो गया? 4। क्या इसी तरह से H2 का सोच सकते थे एन फैक्टर? हालांकि पूछा नहीं। हो सकता है कि कह देता कि H2 का इतना लिबरेट हो रहा है तो H2 का एन फैक्टर हमको चाहिए। यहाँ पर कितना है? 0। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। तो अब H2 के अनुसार यदि हम सोचेंगे एन फैक्टर, तो ये भी निकाल सकते हैं बच्चे। कैसे? हाइड्रोजन के अनुसार एक एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देखो, यहाँ +1, यहाँ 0, तो एक में एक का चेंज है, मैग्नीट्यूड। एटम कितना? हाइड्रोजन में H2 में हाइड्रोजन का कितना एटम? 2। तो जितने एटम से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, यानी एन फैक्टर हाइड्रोजन का हो गया 2 के बराबर, H2 का हो गया 2। हमें किसकी जरूरत है? O2 लिबरेट हो रहा है तो O2। अगर H2 का कहते तो एन फैक्टर हम 2 लेते, O2 का कह रहा है तो एन फैक्टर 4 है। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, क्या लिबरेट हो रहा है? O2 गैस लिबरेट हो रहा है। किससे लिबरेट होगा? ऑक्सीजन 2- से। यहां पर ऑक्सीजन 2- है, तो ऑक्सीजन 2- से O2 गैस लिबरेट होगा। अब इसको बैलेंस करके चार्ज भी बैलेंस कर लो। पहले एटम को बैलेंस कर ले बच्चे। एटम को बैलेंस करेगा तो ऑक्सीजन का 2 एटम, यहां पर भी 2 कर देंगे। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन पर इधर में कोई चार्ज नहीं, इधर में एक एटम पर -2 चार्ज है, तो 2 पर 2 दूना 4, यानी 4 निगेटिव चार्ज इधर, तो 4 निगेटिव चार्ज इधर भी तो चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हमने चार्ज को बैलेंस कर लिया। अब सूत्र क्या कहता है? एक मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है,
एक मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग उसका एन फैक्टर कहते हैं। किसका एन फैक्टर निकाल लो? O2 का। तो O2 के अनुसार एक मोल सब्सटेंस में, इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन एक का मतलब एक मोल में कितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, चाहे लॉस हो चाहे गेन हो, 4 मोल। तो एन फैक्टर हो गया O2 का 4। या तो ऐसे देख सकते हैं या तो इस तरह से भी, दोनों तरीके से हम एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिसका एन फैक्टर आ गया, अब तो बात ही क्या है, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, महा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। क्या फार्मूला होता है? मोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। ये मोल इस बार कैसे निकालोगे? मास तो दिया नहीं, वॉल्यूम दिया। तो जितना वॉल्यूम दिया गैस का एसटीपी पर डिवाइड करते हो 22.4 से। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। क्या लीटर में है? लीटर में है। तो ये मोल हो गया। एन फैक्टर कितना? 4। वॉल्यूम कितना दिया? 224, 224 22.4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 10 चौका 40। क्या आया? 40 इक्विवेलेंट आया। तो जितना इक्विवेलेंट उतना ही फैराडे। तो नंबर ऑफ फैराडे कितना हो गया बच्चे? नंबर ऑफ फैराडे हो गया 40 फैराडे। और इतना ही क्या हो गया? मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मोल आ गया कितना? 40 मोल। यानी लिख सकते हैं 40 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली लिख लो। जितना फैराडे उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक आंसर मिला, 40 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या पूछा था? फैराडे पूछता तो 40 फैराडे होता, इक्विवेलेंट पूछता तो 40 इक्विवेलेंट होता। क्या पूछा? चार्ज पूछा। चार्ज के लिए क्या करोगे? 40 में मल्टीप्लाई कर दोगे 96,500 से, तो इतना कूलम तुम्हारे पास चार्ज आ गया। दोनों आंसर आ गया, है कि नहीं? सो इंटरेस्टिंग। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है उसका मास दे देगा, या जो गैस डिपॉजिट हो रहा है उसका वॉल्यूम दे देगा, है कि नहीं, या फिर कोई एक सॉल्यूशन देगा और उसकी मोलारिटी, नॉर्मलिटी और कुछ दे देगा, और आपको बताएगा कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी इतना डिपॉजिट करने के लिए और कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, जो कि अगला टाइप का क्वेश्चन अभी लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो लेक्चर का क्या फ़ायदा? वीडियो लेक्चर्स के सबसे बड़े फ़ायदा ये होता है कि आप उसी लेक्चर को अगर समझ में नहीं आया तो 3 बार, 4 बार, 5 बार आप देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्लासरूम के ऊपर में ये एक बेनिफिट है। क्लासरूम में तो होता है कि आपने एक बार क्लास में गए, लेक्चर सुना, नोट किया, कुछ नहीं नोट कर पाए तो फिर दिक्कत होती है। वीडियो लेक्चर में तो आप नोट भी कर सकते हैं और उस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देख भी सकते। तो एक बेनिफिट तो हमको साफ साफ नज़र दिखता है कि वीडियो लेक्चर जो अपलोड किया जाता है उसका क्या फ़ायदे हैं। तो जब तक ऑफलाइन शुरू नहीं होता है तो ऑनलाइन को बढ़िया से उपयोग करना है, घर में रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। देखो, कीप योर सेल्फ कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाइड। कीप योर सेल्फ कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाइड का मतलब हमेशा अपने आप को ऐसे वर्क में बिजी रखो जिससे कि कुछ लगता है कि आप जीवन में कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ही शांति मिलती है और नींद आपको बड़ी ही प्यारी आती है। अगर दिन भर पूरा बिना कुछ किए चला जाए तो अच्छी नींद भी नहीं आती, है कि नहीं? लगता है जैसे दिन बर्बाद हो गया, खराब हो गया। तो अपने आप को हमेशा ही कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाइड रखें। किस काम में? आप देखो, प्रायोरिटी सेट करो कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी अगर अभी बोर्ड है, प्रायोरिटी अगर जी मेन है या नीट है, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्रायोरिटाइज करो कि आज हमें पहला चीज़ क्या करना है, दूसरा चीज़ क्या करना है, तीसरा चीज़ क्या करना है। और प्रायोरिटाइज करके अगर आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते तो आप अपने लक्ष्य तक बड़े आराम से पहुंचते हैं और ज़िंदगी बड़ी स्मूथली चलती है, बहुत हड़बड़ी नहीं होती, है कि नहीं? ये नहीं कि 9:30 बजे हमें ट्रेन पकड़ना था और 9:25 में घर से चले और पहुंचते पहुंचते प्लेटफॉर्म पर 10 बज गया। तो ऐसा नहीं, आप मार्जिन लेकर के भी चलिए। मार्जिन लेकर के लाइफ में चलना ज़रूरी है। एग्ज़ाम का अगर टाइम 4 महीने 5 महीने भी है तो अभी से ही बढ़िया से तैयारी शुरू कर दीजिए। ये नहीं 1 महीना बच जाएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे, हो नहीं पाता। फिर टेंशन बिल्डअप होता है और जब टेंशन बिल्डअप होता है तो समझने की जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी घट भी जाती है। तो आप अपने आप को मैनेज कीजिए इस तरह से
कि रोज ही काम करो, प्रोक्रेस्टिनेट करो नहीं करो, और प्रोक्रेस्टिनेट आप नहीं करते हैं तो सारा काम सरलता से होते जाता है और लगता है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ कर रहे हैं, अपने आप में एक अच्छी फीलिंग आती है। चलो भाई, तो एक अगले तरह का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमें तो पता ही नहीं चला, मैं इतना पढ़ाने में बिजी रह गया कि जब से लॉकडाउन हो रहा है हमें तो पता ही नहीं चला कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा मैं न्यूज़ से थोड़ा दूर रहता हूँ क्योंकि बार बार न्यूज़ देखो तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में भरने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है, उसके अनुसार आप चलिए। तो हम लोग इतना बिजी रह गए पढ़ाने लिखाने में ही कि हमारा टाइम बड़े आसानी से, जैसे मैं नॉर्मल लेक्चर लेता था आज भी वैसे ही घर से ही बस नॉर्मल लेक्चर लेता रहा हूँ, तो हमें तो पता ही नहीं चला कि 4 महीना हो गया कि 3 महीना हो गया। घर में बैठे हुए भी मैं कभी बोर नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, मैं बाहर ना के बराबर निकलता हूं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 का हम डी पाँच करते हैं। डिपॉजिट ही करना है, ऑल सिल्वर, ऑल सिल्वर, सारा ही सिल्वर, फ्रॉम 500 ml of 0.1 molar AgNO3 solution। ये अब देखो इस बार क्वेश्चन में क्या वेरिएशन हुआ। पहले 2 क्वेश्चन में मास दिया हुआ था, मास से मोल निकाला, एन फैक्टर से गुना किया, इक्विवेलेंट है। हमें तो इक्विवेलेंट ही चाहिए ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया, वॉल्यूम दिया गैस का, कहाँ पर, एसटीपी पर, 22.4 से डिवाइड कर दिया, मोल आया, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्विवेलेंट आ गया। इक्विवेलेंट पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। क्वेश्चन का डी 5 में क्या दिया, इस बार इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का मोलरिटी दिया और वॉल्यूम दिया, मोलरिटी दिया और वॉल्यूम दिया, क्वेश्चन तो डिफरेंट हो गया ना, यानी कॉन्सेंट्रेशन दिया। क्या डिपॉजिट करना है, सिल्वर, यानी AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट हुआ और यहाँ से जो Ag प्लस आयन है यही Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, है कि नहीं। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जितना AgNO3 का इक्विवेलेंट होगा उतना ही सिल्वर का होगा। AgNO3 के 1 मोल में 1 ही मोल सिल्वर का है, यानी जितना मोल AgNO3 का होगा उतना ही मोल सिल्वर का भी होगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि AgNO3 के 1 मॉलिक्यूल में Ag का 1 एटम, तो 1 मोल में 1 मोल। यानी भाई इसके लिए आपको क्या निकालना पड़े, पहले निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या क्या फार्मूला बताया था, अगर मोल दिया तो मोल गुना एन फैक्टर, और यदि मोलारिटी दिया तो फार्मूला है बच्चे, ये फार्मूला बेसिक वाला बिल्कुल नहीं भूलना, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम एंड गुना एन फैक्टर। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए ना, लीटर में दिया है, वॉल्यूम तुम्हारे पास लीटर में है, ठीक है। तो मोलरिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर, मोलरिटी कितना 0.5 और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। किस में दिया, ml में दिया, 500 ml, किस में करोगे, लीटर में, 0.5 लीटर, तो 0.5 मोलरिटी हुआ, वॉल्यूम हुआ, एन फैक्टर किसका, सिल्वर का। अब देखते देखते तुमको तुरंत दिमाग में आ गया कि Ag प्लस से Ag में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, 1 मोल सब्सटेंस में 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, वही उसका एन फैक्टर है कि नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है। हम देखो यहाँ पे फटाक से लिख दिए Ag प्लस था, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Ag में गया तो फटाक से कह दिया भैया कि इसका एन फैक्टर जो N1 के बराबर हुआ, क्योंकि Ag के 1 मोल में 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो एन फैक्टर हो गया 1, यानी बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको मिल गया दोस्त 0.05। अब जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही फराडे होगा, महा कॉन्सेप्ट। अब तो इतनी बार इतना न्यूमेरिकल किया कि एकदम बिल्कुल छप गया तुम्हारे पास दिमाग में। यही तो मैं कहता हूँ, रिवीजन, रिवीजन जितना आप करेंगे, रिवीजन का मतलब फिर से विजन, उसी चीज़ों को जिससे कि एकदम दिमाग के सामने बिल्कुल दिखना शुरू हो जाए, तो फिर आप चीज़ों को नहीं भूलते हैं, है कि नहीं। तो 0.05 इक्विवेलेंट है, जितना इक्विवेलेंट उतना ही फैराडे बच्चे और उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक आंसर तो यही आ गया, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछता है दूसरा, चार्ज पूछता है 0.05 फैराडे, 1 फैराडे में 96,500 कूलम, इतना से मल्टीप्लाई किया, इतना आंसर कूलम तुम्हारे पास चार्ज का आ गया। इससे इंटरेस्टिंग दुनिया में और क्या चीज़ हो सकता है, आप फटाफट न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट, महा कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था कि जितने इक्विवेलेंट उतना ही फैराडे उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल किया। अब दूसरा जो एक फार्मूला था
उस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करें। यानी कि अगर मास पूछ दे कितना डिपॉजिट हो रहा है, करंट दे दिया, टाइम दे दिया, या फिर मास दे दिया, टाइम पूछ लिया, मास दे दिया, फिर उधर से पूछ लिया कि कितने करेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आई की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तब ये सब चीज़ पूछिए तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें वो आगे पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जम का स्टडी करो, 12th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी से ही, अभी तो टाइम है, जितना जम के आप पढ़ाई करेंगे अभी से ही कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, तो आप पर प्रेशर कम होगा लास्ट टाइम में। और रिवीजन कीजिए, बार बार उसको लिखिए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए बोर्ड का, और उसका सॉल्यूशन भी देखो, सॉल्यूशन को लिखने का प्रयास करो, किस तरह से सॉल्यूशन लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आप उसको ये करें। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक आए हैं या एक्सपेक्टेड है, वो मैं आलोक क्लासेस पर अपलोड भी कर दूंगा, बहुत सारा। तो चलो भाई, हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल के हेल्प से ये जो कॉन्सेप्ट था कि जितना इक्विवेलेंट उतना ही फैराडे उतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब दूसरा जो एक जो फार्मूला था, उस फार्मूले पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। और तुम लोग भाई, मेरे बेटे का जो कि कार्तिक कुमार है, कार्तिक कुमार, स्टडी विथ कार्तिक कुमार, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वो बार बार मुझसे बोलता है कि पापा आप अपने चैनल पर नहीं बताते मेरे चैनल के बारे में। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्टडी विथ कार्तिक कुमार। ही इज़ वेरी एनर्जेटिक टीचर, 9 ईयर ओल्ड टीचर, 9 साल का है टीचर है, जो कि अपने नीचे क्लास या अपने समकक्ष क्लास का उसको पढ़ाता है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाता है। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसका सब्सक्रिप्शन जब बढ़ता है तो बच्चा और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस यदि उसका मास दिया हुआ है तो करंट कैसे निकालें, टाइम कैसे निकालें, या टाइम दिया करंट दिया तो मास कैसे कैलकुलेट करें, इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे सब ध्यान से। इलेक्ट्रोसिंथेसिस, इलेक्ट्रोसिंथेसिस का मतलब बनाना, करंट भेज करके इलेक्ट्रोलिसिस करवा करके सब्सटेंस को बनाना कहलाता है इलेक्ट्रोसिंथेसिस ऑफ MnO2 इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MnSO4। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब कितने टाइम के लिए, हाउ लॉन्ग शुड ए current of 9.65 ampere be passed to deposit 870 ग्राम of MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड if current efficiency is 80%। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोसिंथेसिस मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करवा करके, सिंथेसिस का मतलब बनाना। क्या बन रहा है, MnO2, ये सब्सटेंस है जो कि बन रहा है, यही हमारे पास प्रोडक्ट हुआ, इसको हमें बनाना है। यानी इसी का मास दिया हुआ है MnO2 का, जो कि डिपॉजिट होगा।
इलेक्ट्रोलिसिस MnSO4, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, MnSO4 से MnO2 डिपॉजिट होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है और प्रोडक्ट है। हाउ लॉन्ग शुड ए करेंट बी पास्ड, कितना करंट है 9.65 एम्पियर। देखो सब ध्यान से, यानी इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं जिसमें कि जो जो चीज़ दिया हुआ करंट दे दिया, आई का वैल्यू दे दिया 9.65 एम्पियर, है कि नहीं। मास दिया हुआ डब्ल्यू कहते हैं ना उसको, कितना ग्राम MnO2 डिपॉजिट हो रहा है 870 ग्राम, 870 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। और करेंट एफिशिएंसी, ध्यान से सुनोगे, काम की बात सुनोगे, अगर ये लास्ट वाला लाइन लिखा हुआ नहीं रहता करंट एफिशिएंसी, तो मानते कि जो भी करंट पास करवाया जा रहा पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, 2 बार बोलूंगा, अगर लास्ट वाला जिसमें लिखा है कि करंट एफिशिएंसी 80% है, ये लाइन लिखा हुआ नहीं रहता, तो मानते कि जो करंट है वो 100% यूज हो रहा है। 80% करंट एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि 100 एम्पियर का करंट भेज रहे हैं तो 20 एम्पियर उसमें बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, 80 एम्पियर ही इस्तेमाल हो रहा है। करंट एफिशिएंसी का अर्थ ये होता है कि जितना आप भेज रहे हैं उसमें से 100% इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर 80% करंट एफिशिएंसी है तो अगर 100 एम्पियर करंट भेजते तो 80% ही इस्तेमाल हो रहा है। सर पता कैसे चलेगा, लिख दिया तो उतना है, नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट माने कि 100% जो भी करंट भेजा जा रहा है उसका इस्तेमाल हो रहा है। यानी ये जो आई आप लिखे हैं 9.65 एम्पियर, इतना करंट भेजा गया लेकिन इस्तेमाल कितना हो रहा है 9.65 का 80%, है ना। यानी करंट जो फॉर्मूला में आप पुट करेंगे वो 9.65 एम्पियर नहीं बल्कि 9.65 का 80%, यानी मल्टीप्लाई बाय 0.8। ये अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई मिल गया, डब्ल्यू मिल गया, क्या पूछता है हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम पूछता है। तुरंत दिमाग में आया कि हमें फॉर्मूला जो इस्तेमाल करना है ना डब्ल्यू वाला, क्योंकि मास की बात कर रहा है, क्या महासूत्र EIT डिवाइड बाई 96,500, है ना। अब टाइम तुम्हारे पास पूछता है, डब्ल्यू तुम्हारे पास दिया हुआ है, आई इसका 80% होगा। ये इक्विवेलेंट मास किसका, इक्विवेलेंट मास जो डिपॉजिट हो रहा है, सब देखोगे ध्यान से, इक्विवेलेंट मास जो डिपॉजिट हो रहा है, क्या डिपॉजिट हो रहा है MnO2 डिपॉजिट हो रहा है, MnO2 डिपॉजिट हो रहा है, किससे डिपॉजिट हो रहा है MnSO4 से। किसके एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि इक्विवेलेंट मास जो होता है बच्चे ना, ये जो इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है मोलर मास सब्सटेंस का डिवाइड बाय एन फैक्टर, ये होता है। तो मोलर मास किसका MnO2 का, तो ये तो निकाल लेंगे। क्वेश्चन में Mn का एटॉमिक मास दिया रहेगा, ऐसे IIT JEE मेंस एडवांस या नीट में जब क्वेश्चन पूछता है तो एटॉमिक मास दे देता है, मैग्नीज का 55 और ऑक्सीजन का 16, ऐसे। तो मोलर मास निकाल लोगे MnO2 का, 16 दूना 32 प्लस 55 87 आएगा। हमें एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी इक्विवेलेंट मास के लिए, मोलर मास तुमको मिल गया कितना 87, कैसे निकाला, मैग्नीज का 55, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन का 16 दूना 32, 55 प्लस 32 87, है कि नहीं। एन फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है ना। तो एन फैक्टर के लिए MnO2 का एन फैक्टर जो डिपॉजिट हो रहा है, Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 2 दूना 4, x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बहुत सिखाया था एन फैक्टर निकालना, तो +4 है। Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कैसे सिखाया था, x ऑक्सीजन पर -2 तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू +4। यहाँ Mn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फेट -2 होता है तो ये +2, सल्फेट -2 तो ये +2। एन फैक्टर इसका निकालना है, क्या सिखाया था Mn का जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, एक एटम के अनुसार देखो तो 4 घटाओ 2 का मॉड, यहाँ 4 यहाँ 2, तो डिफरेंस कितना 2, उसका मॉड यानी मैग्नीट्यूड चाहिए डिफरेंस का। और एटम इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में Mn का एटम कितना जिसका चेंज हो रहा है 1, तो एन फैक्टर हो गया इसका 2, MnO2 का एन फैक्टर 2, यानी बेसिकली इक्विवेलेंट मास मिल गया 87 डिवाइड बाई 2, इक्विवेलेंट मास मिल गया। अब ये जो करेंट है जो आप पुट करेंगे, यही वाला पुट करेंगे 9.65 पुट करेंगे कि 9.65 का 80%, 80%, क्योंकि 80% ही इस्तेमाल हो रहा है। तो डब्ल्यू दिया हुआ है कितना ग्राम बच्चे, डब्ल्यू दिया हुआ है 870 ग्राम। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट मास 87/2, करेंट कितना, तो 9.65 का 80%, ये करंट लोगे बच्चे आई, ये पास करवाया गया एक्चुअल करंट जो कि इस्तेमाल हुआ इसका 80%, जो यहाँ आई आप आई पुट करेंगे जितना करंट पास करवाएगा उसका 80%। एंड टाइम हाउ लॉन्ग, यही तो टाइम पूछता है, सेकंड में आएगा, एंड डिवाइड बाई 96,500, ये सब आपस में बहुत सारी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो टाइम तुम्हारे पास निकल करके आ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना, 870 × 2 × 96,500 एंड बटा
87 मल्टीप्लाइड बाई 9.65 डिवाइड बाई 0.8, इतना जो आएगा वो किस में आ जाएगा, सेकेंड में। यही टाइम के लिए आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इससे और ये सबसे डिवाइड कर दिया, इतना सेकेंड आंसर आपके पास टाइम आएगा। नोट करो, एक बार मैं फिर इसको समझाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है जो कि आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। नोट करो बच्चे, स्क्रीनशॉट लो। जम के मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि लगे कि इस साल कुछ हुआ। कोविड काल में, जबकि कोरोना काल है, नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है, उसमें आप इतनी पॉजिटिविटी भर दीजिए कि ये गुजर भी जा रहा, आपको पता भी ना चले। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धून के मत वाले हैं, गति की तृषा, तृषा का मतलब प्यास, गति की प्यास और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले, है कि नहीं। कभी भी कोई कठिनाई आए तो उस कठिनाई को देख करके और भी आपका जो है करने की क्षमता जो है और बढ़ जानी चाहिए, है कि नहीं। गति की तृषा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले, कभी भी पग में छाला पड़ता है ना तो उनका जो पेस है, जो स्पीड है, वो और भी बढ़ जाता है, करने की जो चेष्टा होती है और भी दुगनी हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या कर रहे थे, अब जरा देखो ध्यान से। इलेक्ट्रोसिंथेसिस MnO2 का आपका हो रहा है MnSO4 जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके हेल्प से। कितना करंट पास करवाया जा, करंट कितना नहीं, हाउ लॉन्ग शुड ए करंट ऑफ 9.65 एम्पियर, मतलब कितने टाइम के लिए एक करंट जो कि 9.6 एम्पियर का है पास करवाया जाए, टाइम पूछ रहा है बच्चे, जिससे कि 870 ग्राम MnO2 डिपॉजिट हो जाए। तो पहचानना भी कि इसमें डिपॉजिट कौन हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है MnO2। MnO2 एक सब्सटेंस है जो कि डिपॉजिट हो रहा है, तो उसका एन फैक्टर चाहिए, जैसे कोई भी डिपॉजिट होता था उसका एन फैक्टर हमको चाहिए था। जबकि करंट इफिशियंसी, इस लाइन को देखना है, करंट इफिशियंसी 80% है, मतलब पूरा का पूरा करंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि जितना भेज रहा है उसका 80% ही हो रहा है। भेज कितना रहा, 9.65। तो करंट जो आई फार्मूला में पुट करोगे 9.65 का 80% मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आई हो गया जो एक्चुअल में इस्तेमाल होगा। अब देखा कि इसमें मास दिया W, करंट की बात कर रहा, टाइम की बात कर रहा, तो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि फार्मूला जो होगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था वो लगेगा W=EIT डिवाइड बाई 96,500। अब ये E है क्या, इक्विवेलेंट मास है। क्या फार्मूला होता है, मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। ये मोलर मास कैसे निकालोगे, Mn का एटॉमिक मास होता है 55, ऑक्सीजन का 16। कि सर ये क्वेश्चन में देगा, Mn का तो दे ही देगा, ऑक्सीजन का भले ना दे। Mn का जो भी हैवियर एटम है उसका एटॉमिक मास देता है, वो रटने की बात नहीं होती है। तो एटॉमिक मास निकाल लिया MnO2 का 87। एन फैक्टर कैसे निकाला, तो MnO2 में Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, प्रोडक्ट है, MnSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, Mn पर ऑक्सीडेशन +2। तो Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम के अनुसार 2 का चेंज हुआ मैग्नीट्यूड, और एटम एक ही है, 1 से गुना किया तो एन फैक्टर 2 हुआ, 2 से डिवाइड किया, इक्विवेलेंट मास आ गया। इक्विवेलेंट मास का वैल्यू पूछ के 87 डिवाइड बाई 2, करेंट 9.65 का 80%, टाइम पूछता है, ये टाइम किस में होता है, सेकंड में, डिवाइड बाई 96,500। यहाँ से टाइम का वैल्यू हम लोगों ने सेकंड में कैलकुलेट कर लिया। अगर मिनट में पूछता तो इससे 60 से डिवाइड कर देते, आवर में पूछता तो 3600 से डिवाइड करते, टाइम तुम्हारे पास आवर में मिल जाता है कि नहीं। इंटरेस्टिंग। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब कितना देर के लिए, ए करेंट ऑफ 9.65 एम्पियर। देखो ये डेटा इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिकली वो डेटा कैंसिल हो जाए। 9.65 क्यों देता है कि 96,500 से कैंसिल होता है। 9.65 एम्पियर बी पास्ड थ्रू
AgNO3 सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट है, टू इलेक्ट्रोप्लेट ए मेटल surface with silver. Cross sectional area of metal surface is 100 centimeter square and thickness of plating is 10 मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर। डेंसिटी दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देगा, डेंसिटी सिल्वर का डी ऑफ एजी, डेंसिटी सिल्वर का 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सब डेटा दिया हुआ है। डेंसिटी सिल्वर का 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सिल्वर का एटॉमिक मास ये भी दिया रहेगा 108, ऐसे लिखा रहेगा। समझते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और पूछते रहता है हर जगह। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और कॉमन जो क्वेश्चन होता है ना, घूम फिर करके न्यूमेरिकल वैल्यू खाली चेंज होता है और उसको पूछा जाता है। पहले समझते हैं, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना, तो वहाँ पर सीखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग करना जिसको हम लोग कहते हैं। नकली जेवरात बनता है ना, नकली जेवरात, जैसे सपोज करो ये डंडा है, मेटल है, और इसको हमें सोने की तरह दिखाना है कि ये सोने का बना हुआ है। क्या करते हो, सोने का लेप चढ़ा देते हो, कहते हो कि पानी चढ़ा दिया, किसका, गोल्ड का या सिल्वर का। तो बेसिकली प्लेटिंग होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो उस सॉल्यूशन में इसको डुबो करके करंट पास करवाया जाता है ना, तो मेटल सरफेस के ऊपर में एक लेयर चढ़ जाता है, बहुत थिन लेयर चढ़ जाता है गोल्ड का या सिल्वर का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि मेटल के ऊपर में गोल्ड का या सिल्वर का लेयर चढ़ाते हैं और उसको दिखने जैसा बनाते हैं, गोल्ड जैसा या सिल्वर जैसा। नकली जेवरात उसी से बनता है कि नहीं। तो वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है, जिसका कि ध्यान से देखोगे, जिसका कि जो मेटल सरफेस है, मान लो ये मेटल सरफेस है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया CSA, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू जो दिया है वो दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बेसिकली मान लो कुछ इस तरह से, यही है ना, ये सरफेस हो गया, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस हो गया, मेटल सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस के ऊपर में कोटिंग करना है, जिसका कि थिकनेस, किससे कोटिंग करना है, सिल्वर से, जिसका कि थिकनेस जो है 10 मिलीमीटर। इसी के ऊपर में लेयर चढ़ेगा सिल्वर का लेयर चढ़ जाएगा इसके ऊपर में, जिसका कि थिकनेस जो है वो 10 मिलीमीटर है। अब सोचोगे ये क्या बेसिकली डिपॉजिट हो रहा है, ये जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर में डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर। तो सिल्वर जो डिपॉजिट हो रहा है उसका मास मिल जाए W, तो W मिल गया। तो W के लिए क्या फार्मूला होता है, W = EIT डिवाइड बाई 96,500। इक्विवेलेंट मास किसका, जो डिपॉजिट हो रहा है, कौन डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर। तो मोलर मास कितना, 108, किससे डिवाइड करेंगे, n फैक्टर, सिल्वर का n फैक्टर 1, ये मिल गया। I करंट दिया है कितना, 9.65 एम्पियर, I मिल गया। क्या यहाँ पर एफिशिएंसी की बात मेंशन किया, नहीं किया, तो करंट एफिशिएंसी कितना लेंगे, 100% बाय डिफॉल्ट। अगर मेंशन नहीं किया तो मानिए कि 100% करंट इस्तेमाल हो रहा है। टाइम टी पूछता है, W हमको पता है, W कैसे निकालोगे, मास कैसे निकालोगे भाई, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ध्यान सुनो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को इससे बड़ी आसान है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, जो थिकनेस है, हाइट, ये थिकनेस क्या हुआ, हाइट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और ये हाइट यानी L गुने B, उसका वैल्यू दिया L गुने B का, वही क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, हाइट। तो LBH क्रॉस सेक्शनल एरिया गुने हाइट, ये आपका वॉल्यूम मिल जाता है। वॉल्यूम मिल गया सेंटीमीटर क्यूब में, डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम गुने डेंसिटी मास हो जाएगा, है ना। इतना चीज तुमको सोचना है। यानी पहले ये सोचोगे कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारे पास दिया हुआ है, यहां से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालोगे बच्चे, V का मतलब क्या, वॉल्यूम। क्या फार्मूला होता है, CSA मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से,
थिकनेस का मतलब क्या है, जो हाइट है सिल्वर का लेयर का। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट भी सही होना चाहिए ना। और थिकनेस कितना, थिकनेस 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 1 सेंटीमीटर है कि नहीं, 10/10 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी बेसिकली 1 सेंटीमीटर हुआ। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मिला, वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। अगर वॉल्यूम मिल गया तो यहाँ से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास किसका, सिल्वर का जो कि डिपॉजिट होगा, यानी डब्ल्यू आ जाएगा। कैसे निकालते हो, अगर वॉल्यूम पता तो वॉल्यूम गुना डेंसिटी। क्या वॉल्यूम आपको पता है, बिल्कुल पता है। कितना वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दिया है क्या, दिया ना, कितना 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास मास मिल गया बच्चे, कितना, तो 10.8 मल्टीप्लाइड बाई 100 ग्राम, क्या मिला, डब्ल्यू मिल गया। यानी इतना सिल्वर डिपॉजिट होगा उस मेटल सरफेस पे। बात समझ में आई। क्रॉस सेक्शनल एरिया गुने थिकनेस मतलब हाइट को मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम मिला। ध्यान रखना यूनिट का, मिलीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया उसको 10 से डिवाइड करके, तो बेसिकली आपके पास वॉल्यूम मिला। वॉल्यूम गुने डेंसिटी जो होता है, वॉल्यूम गुने डेंसिटी जो होता है उसको हम लोग मास कहते हैं। डब्ल्यू मास ग्राम में आ गया। अब फार्मूला लगाते हैं। डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट था वो तो भूलना ही नहीं है बच्चे, EIT डिवाइड बाई 96,500। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास आपको आता है निकालने, मोलर मास जो कि 108 है, और Ag प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो Ag में जाएगा, तो एन फैक्टर बता दो कितना हो गया। 1 मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही तो एन फैक्टर होता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1। तो 108/1 यानी बेसिकली 108 ही हुआ। तो इक्विवेलेंट मास 108, करेंट दिया है 9.65, 100% मानेंगे बाय डिफॉल्ट अगर करंट एफिशिएंसी नहीं दिया। टाइम, ये जो टाइम पूछता है, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम पूछता है, डिवाइड बाई 96,500, और ये डब्ल्यू का वैल्यू आपने निकाला हुआ है कि नहीं, 1080। ऐसे लिख दो, अभी ऐसे लिख सकते हो 1080 डायरेक्ट। दिस इज व्हाट, 10 से गुना किया 108, 108 यानी 1080 ग्राम आपको डिपॉजिट करना है। 1080 ये वाला वैल्यू हमने वहाँ पर पुट कर दिया। तो यहाँ से टाइम निकल गया, जो टाइम आएगा 1080 गुने 96,500 एंड बटा 108 डिवाइड बाई 9.65, ये जो वैल्यू आएगा वो किस में आ जाएगा, सेकंड में। यही आंसर हो गया, है ना इंटरेस्टिंग। नोट कीजिए इसको। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता जो कि हमेशा मुझे याद आती रहती है, बड़ा ही इंस्पिरेशनल है और उसको हमेशा ही अप्लाई करते रहना चाहिए। है कौन विघ्न ऐसे जग में जो उतर सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसे जग में जो उतर सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी आपकी कोशिशें से ही हर चीज़ आसान होती है। आपको हमेशा ही कोशिश करते रहना है, जोर लगाते रहना है। यदि आप जोर लगाते रह गए तो कोई भी दुनिया का लक्ष्य है वो मुश्किल नहीं है, अचीव कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़े। तो थिकनेस वाला क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया रहेगा, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो मास मिल गया, और फिर फॉर्मूला लगा दो W=EIT डिवाइड बाई 96,500, जो अननोन है वहाँ से मिल जाएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो सब ध्यान से।
3 ग्राम of copper is deposited from electrolysis of CuSO4, जो सिंपली हम लिख रहे हैं फ्रॉम CuSO4 का मतलब फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 बाय यूजिंग a current of 2 ampere for 2 hours, 3 ampere, 3 ampere for 2 hours। कैलकुलेट क्या करना है भाई, हर चीज़ दे दिया तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करेंट एफिशिएंसी। कैलकुलेट करेंट एफिशिएंसी। अब जरा इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 3 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड, यानी डब्लू दे दिया, मास कितना डिपॉजिट हो रहा है वो दे दिया। समराइज करते जाते हैं, जो दिया हुआ है क्या दे दिया, डब्लू कितना ग्राम, 3 ग्राम, यूजिंग ए करेंट ऑफ 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करेंट जब पास करवाया गया, यानी क्या आई दे दिया। क्या ये 3 एम्पियर करंट पूरा का पूरा इस्तेमाल हुआ, पूरा का पूरा अगर इस्तेमाल अगर होता तो करंट एफिशिएंसी पूछता ही नहीं। करंट एफिशिएंसी पूछा है तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ये करंट 3 एम्पियर पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, तभी तो करंट एफिशिएंसी पूछा। यानी बेसिकली जो करंट पास करवाया जा रहा है वो वैल्यू दिया हुआ है आई, ये जो पास करवाया वो, लेकिन पास जो करवाया गया वही पूरा इस्तेमाल हो रहा है ऐसा नहीं है। तो आई पास्ट जो है वो 3 एम्पियर है, ये यूज जो हुआ है वो 3 एम्पियर नहीं बल्कि जो पास करवाया गया है वो है। आप फार्मूला में कौन लिखते हो, जो इस्तेमाल होता है। और टाइम दे दिया 2 आवर्स का मतलब 2 गुने 3600 सेकेंड में होना चाहिए ना टाइम, ये दे दिया। तो सर ये करंट एफिशिएंसी क्या होता है, किसी का भी एफिशिएंसी निकालना हो ना तो जो एक्चुअल वैल्यू है ऊपर में और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो नीचे में, वो करंट एफिशिएंसी होता है। परसेंटेज में अगर बात करेगा 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इन परसेंटेज ही पूछ रहा है, इन परसेंटेज, आंसर परसेंटेज में दिया करंट एफिशिएंसी। तो करंट एफिशिएंसी का अर्थ क्या हुआ, जरा यहाँ देखोगे, फिजिक्स में बहुत पढ़ते हो, यहाँ पर भी देखोगे करंट एफिशिएंसी कभी भी पूछे ना बच्चे तो इसका अर्थ ये होता है कि करंट जो एक्चुअल में इस्तेमाल हुआ यूज्ड डिवाइड बाय जो पास करवाया गया। अब जो पास करवाया गया उसे तो यूज जो होगा वो कम ही होगा, कुछ बर्बाद हो जाएगा। और परसेंटेज में अगर पूछे तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी बेसिकली हमको करंट एफिशिएंसी के लिए ये आई जो पास किया गया ये दिया हुआ है 3 एम्पियर, ये इस्तेमाल जो हो रहा है ये अगर पता चल जाए तो काम हमारा हो जाएगा। ये जो यूज हो रहा है करंट कितना इस्तेमाल हुआ वो कहाँ से पता चलेगा, फार्मूले से, W = EIT डिवाइड बाई 96,500, वहाँ से अगर वो पता चल गया तो आंसर आ जाएगा। यानी बेसिकली आप फार्मूला लगाते हैं, यही आई देखोगे सूत्र क्या है, ये जो आई यूज किया जा रहा है ये कहाँ से पता चलेगा, फार्मूले से आएगा, फार्मूला से आएगा, है कि नहीं। अब फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला है W = E और I, ये I कौन सा जो कि इस्तेमाल होता है वो ना, जितना इस्तेमाल होगा वही तो आप डिपॉजिट कर पाओगे, गुने T डिवाइड बाई 96,500, है कि नहीं। मास तुम्हारे पास दिया हुआ कि 3 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। अब इक्विवेलेंट मास किसका, कॉपर का, बहुत बार निकाल चुके हैं इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास 63.5 होता है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और एन फैक्टर कितना 2, पहला न्यूमेरिकल लिया था। तो इक्विवेलेंट मास 63.5 एंड डिवाइड बाई 2, एन फैक्टर कॉपर का C+2 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। आई जो इस्तेमाल हुआ ये हमको पता करना है, टाइम 2 गुने 3600, टाइम आवर में दिया, सेकंड में करना है तुम्हें, एंड डिवाइड बाय 96,500। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये जो करेंट है आई जो इस्तेमाल हुआ ना वो मिल गया 1.26 एम्पियर, इतना ये करंट जो इस्तेमाल हुआ वो आपको मिल गया। तो एफिशिएंसी कितना, इसको एटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एटा इस तरह से बोलते हैं एटा, यानी करंट एफिशिएंसी परसेंटेज में जो हुआ आई जो इस्तेमाल हुआ 1.26, ये जो निकालोगे तो आएगा 1.26 डिवाइड बाई पास कितना करवाया था 3, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से
तो आंसर आ जाएगा 42%। 42% करेंट एफिशिएंसी है, यानी जितना पास करवाया जा रहा है उसका 42% ही इस्तेमाल हुआ। स्क्रीनशॉट लो, इसको हम एक बार फिर से समझाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और बढ़िया से इसको आपको समझ में आना चाहिए। क्या कहता है, 3 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, चलो मास दे दिया। करेंट 3 एम्पियर पास जब करवाया गया 2 घंटे के लिए, टाइम दे दिया। लेकिन ध्यान रखना ये फार्मूला वाला करंट नहीं है, ये करंट जो पास करवाया गया वो थ्योरेटिकल करंट है। पूछा करंट इफिशियंसी मतलब जितना आपका करंट पास करवाया गया वो 100% इस्तेमाल नहीं हुआ। तो दिमाग में सोचोगे ये करंट जो इस्तेमाल हुआ वो अगर मिल जाए, कहाँ से मिलेगा? फार्मूला से मिलेगा। ये फार्मूला में जो इस्तेमाल होता है वही वाला करंट होता है। सीधी सी बात, कॉमन सेंस है यार, जो करंट इस्तेमाल होगा, यूज होगा, वही ना मास डिपॉजिट करेगा। जो बर्बाद हो गया वो किसी काम का नहीं है। तो ये मिल जाए तो करंट इफिशियंसी के लिए फार्मूला होता है, जितना इस्तेमाल हुआ ऊपर में, जितना पास करवाया गया नीचे में गुने 100, ये परसेंटेज करंट इफिशियंसी मिल जाता है। अब इसके लिए फार्मूला में W मास जो डिपॉजिट हुआ दे दिया, इक्विवेलेंट मास, ये कॉपर का तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया, 63.5 एटॉमिक मास होता है, वही मोलर मास हुआ, और एन फैक्टर कॉपर के लिए 2। आई यहाँ से, ये फार्मूले में आई यूज हमको नहीं पता, यहाँ से मिल जाएगा, टाइम पता है, 96,500 डिवाइड कर दिया, आई हमारे पास मिल गया। आई जो मिला ऊपर में रखा, जो पास करवाया गया था 3 एम्पियर नीचे में, 100 से गुना कर दिया, परसेंटेज एफिशिएंसी आपको मिल गया। ऐसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। किसी में करंट पूछ रहा, किसी में पूछ रहा करंट इफिशियंसी, किसी में मास पूछ रहा, किसी में इक्विवेलेंट पूछ रहा। तो कुछ फार्मूले के इस्तेमाल है, उन्हीं फार्मूला को यूज करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, खास करके बोर्ड वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछते रहता है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछता है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज was passed through three different इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन क्या क्या है? एक है AgNO3, CuSO4 and aluminum sulfate Al2SO4 thrice. Calculate ratio of mole and equivalent। 2 क्वेश्चन है, मोल का रेशियो एंड इक्विवेलेंट का रेशियो। रेशियो ऑफ मोल एंड इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम डिपॉजिटेड, है कि नहीं? बढ़िया से देखना इस क्वेश्चन को। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, कौन कौन है भाई? एक है AgNO3, कॉपर सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। एक है AgNO3 पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन है CuSO4 और तीसरा सॉल्यूशन है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। क्या कहता है? सब में चार्ज सेम गया, सब में चार्ज सेम गया, सब में चार्ज सेम गया। क्यों? चार्ज यदि सेम है, कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर बहुत सारे सॉल्यूशन है और यदि सेम ही चार्ज पास करवाया जाता है तो जितने भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं सबका इक्विवेलेंट बराबर होगा। सुन लो ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट है।
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुरंत दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए। यदि चार्ज सेम है, या इसी क्वेश्चन को कर सकता था कि सेमी करंट पास करवाया गया सेम टाइम के लिए, सेमी करंट पास करवाया गया सेम टाइम के लिए, तो Q इक्वल टू I गुना T का वैल्यू सेम हो गया। सेम करंट सेम टाइम के लिए मतलब चार्ज क्या हो गया, सेम। तो सेमी चार्ज अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास करवाया जाता है, तो जो भी वस्तु डिपॉजिट होगा सबका इक्विवेलेंट बराबर होता है। कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो काम हमारा हो गया। यहाँ पर क्या डिपॉजिट होगा? सिल्वर। यहाँ पर क्या डिपॉजिट होगा? कॉपर। यहाँ पर क्या डिपॉजिट होगा? अल्युमिनियम। तो क्या सबका बराबर डिपॉजिट होगा? सेम अगर चार्ज पास करवाएगा तो सबका इक्विवेलेंट बराबर डिपॉजिट होगा, यानी इक्विवेलेंट का रेशियो। मान लिया कि यहां पर इसका इक्विवेलेंट x इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ, तो कॉपर का भी x इक्विवेलेंट ही होगा और अल्युमिनियम का भी x इक्विवेलेंट ही होगा। यही तो लॉ है कि सेम चार्ज पास करवाने पर जितना भी सब्सटेंस है सबका इक्विवेलेंट जो डिपॉजिट होता है वो बराबर होता है। यदि इसका x इक्विवेलेंट तो सबका x इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। तो इक्विवेलेंट का रेशियो मिल गया x का मतलब क्या? 1:1:1 है ना सूत्र। यानी बेसिकली जो हमारे पास सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, देखो बच्चे क्या हो रहा है? सिल्वर हो रहा है, और क्या हो रहा है? कॉपर हो रहा है, और कौन हो रहा है? अल्युमिनियम हो रहा है। तो किसका रेशियो पूछा? इक्विवेलेंट का। तो इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, अगर मैंने इसका x माना तो इसका भी x होगा, इसका भी x होगा। तो रेशियो क्या हो गया? रेशियो ये लिख रहे हैं 1:1:1। सिंपलेस्ट रेशियो यही आंसर हो गया, 1:1:1। ये इक्विवेलेंट का रेशियो होगा। इक्विवेलेंट का रेशियो 1:1:1। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। ये सीधे सीधे लॉ पर इक्वेशन है। इक्विवेलेंट का रेशियो अगर चार्ज पास सेम ही करवाएगा तो इक्विवेलेंट सेम होगा, तो इक्विवेलेंट का रेशियो भी सेम होगा, 1:1:1। अब हमको किसका रेशियो चाहिए? मोल का। ये मोल कैसे निकालता है बच्चे? इक्विवेलेंट को डिवाइड करते हैं n फैक्टर से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को डिवाइड करते हैं n फैक्टर से। इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल गुने n फैक्टर, तो मोल इक्वल टू इक्विवेलेंट डिवाइड बाय n फैक्टर। यानी n फैक्टर की जरूरत पड़ेगी ना बच्चे। यहाँ देखो n फैक्टर सिल्वर के लिए 1, कॉपर Cu+2 है तो n फैक्टर इसका 2 है कि नहीं। और अल्युमिनियम Al3+ से 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका n फैक्टर जल्दी से बता दे कितना? 3। ये सबका तो न्यूमेरिकल इतना सारा किया बिना। Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन, n फैक्टर 3, इसका 2, इसका 1। अब यदि हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का रेशियो 1 है, x लो तो x होगा, 1 लो तो 1। मान लो कि एक इक्विवेलेंट है तो 1 के हिसाब से 1/, Ag का 1 तो 1/1, इसका कितना? 1/2 और इसका कितना? 1/3। मोल डिवाइड बाय n फैक्टर, मोल डिवाइड बाय n फैक्टर, मोल डिवाइड बाय n फैक्टर। तो सिंपलेस्ट रेशियो की अगर हम मोल की बात करें, जब भी रेशियो देता है ना सिंपलेस्ट रेशियो देगा, एक सिंपल इंटीजर में देगा। तो 3 दूना 6, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लो, 3 दूना 6, सब में 6 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया? 1 × 6 यानी बेसिकली 6। इसमें भी 6 से गुना कर दो, कितना हो गया? 3। इसमें भी 6 से गुना कर दो, नीचे वाला ना, ऐसा यानी कि सबको एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीजर बन जाए तो वही रेशियो हो गया। किससे गुना कर दिया? 6 से, कितना हो गया? 2। यानी बेसिकली रेशियो हो गया 6:3:2। ये रेशियो हो गया मोल का, यानी इक्विवेलेंट का रेशियो होगा। देखो हम आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। इक्विवेलेंट का जो रेशियो होगा वो होगा 1:1:1, 1:1:1। और मोल का जो रेशियो होगा वो होगा, सबसे पहले किसका लिख रहे हो? Ag का, फिर कॉपर का, फिर अल्युमिनियम का, 6। यानी 6 मोल यदि सिल्वर डिपॉजिट करेगा तो कॉपर का 3 मोल करेगा और अल्युमिनियम का 2 मोल, 6:3:2। ये आंसर तुम्हारे पास हो गया। मोल जो डिपॉजिट करेगा उसका हुआ। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बड़ा आसान होता है कि सेम चार्ज पास करवाएगा तो इक्विवेलेंट सबका बराबर होगा। सेम चार्ज पास करवाने पर इक्विवेलेंट बराबर होगा, तो इक्विवेलेंट बराबर तो इक्विवेलेंट का रेशियो बराबर गया है। सिंपलेस्ट रेशियो 1:1:1। और अगर इक्विवेलेंट का रेशियो आ गया तो मोल के लिए इक्विवेलेंट डिवाइड बाय n फैक्टर होता है। इक्विवेलेंट याद है ना, इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल गुना n फैक्टर। तो मोल क्या है? इक्विवेलेंट डिवाइड बाय n फैक्टर। n फैक्टर सिल्वर के लिए 1, कॉपर के लिए 2, अल्युमिनियम के लिए 3। सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया, ये 1 है, ये 0.5, ये 0.3 थे, यानी 1/3। सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक सिंपल इंटीजर तुम्हारे पास आ गया 6:3:2। ये मोल का रेशियो आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि मोल अगर 6 मोल सिल्वर का डिपॉजिट होगा तो 3 मोल कॉपर का और 2 मोल अल्युमिनियम का डिपॉजिट होगा, है कि नहीं? सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका, ये जो सेशन है वो चलेगा पूरा का पूरा 2 बजे तक। पूरा यहाँ हम ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। और ये एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाले हैं, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चा फेल करता है, यानी नहीं कर पाता ऐसा क्वेश्चन। यानी कि जो 2 साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बढ़िया से 2 साल इसने पढ़ भी लिया, टारगेट का बच्चा, वो भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता क्योंकि उसको समझ ही नहीं पाता। तो चलो उस क्वेश्चन को लेते हैं। ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपके घर में जो लाइट आती है, यहाँ जो लाइट जल रहा है, इसका चार्ज आता है पर महीने, है ना, यूनिट में आता है, इतना यूनिट आपका खर्चा हुआ बिजली भाई। तो उसी यूनिट पर ये क्वेश्चन है, बढ़िया से देखोगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एज्यूम मतलब मानो 1 FF का मतलब फराडे, 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, जो चार्ज आ रहा है, 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब घर में 1 फैराडे चार्ज क्रॉस किया, आया, मतलब 96,500 कूलम आया, तो कहेंगे कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आया, यानी 1 यूनिट में 96,500 1 फैराडे के बराबर, ये कह रहा है। कॉस्ट मतलब खर्चा, टू डिपॉजिट, X ग्राम एल्युमिनियम Al फ्रॉम aluminum sulfate Al2SO4 thrice is rupees X. Calculate cost of producing X ग्राम Mg का मतलब क्या, मैग्नीशियम, फ्रॉम MgCl2। बढ़िया से समझना इस क्वेश्चन को, ये सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जिसको कि आपको बढ़िया से समझना है। क्या कहता है, कहता है कि ये मानो कि 1 फैराडे जो चार्ज आया वो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के बराबर है। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का हो या 1 फैराडे का हो, दोनों बात सेम है। तो जो खर्चा है एल्युमिनियम का X ग्राम डिपॉजिट करने का, किससे, एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है X ग्राम, तो X ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट करने का खर्चा X रुपया। समझना इस क्वेश्चन को, बढ़िया समझना है। X ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने का खर्चा X रुपया है, तो X ग्राम मैग्नीशियम को डिपॉजिट करने का, इलेक्ट्रोलाइट MgCl2 है, एन फैक्टर निकालने में काम आएगा, तो X ग्राम मैग्नीशियम को डिपॉजिट करने का कितना खर्चा आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, क्या सूत्र है, जितना फैराडे उतना ही इक्विवेलेंट, जितना फैराडे उतना ही इक्विवेलेंट, जितना इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा उतने फैराडे की जरूरत पड़ेगी। तो 1 फैराडे में 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, यानी 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट के लिए 1 फैराडे यानी 1 यूनिट चाहिए, और 1 यूनिट का खर्चा मान लेते हैं। एक एक पॉइंट को देखोगे, मान लिया 1 यूनिट का कॉस्ट, 1 यूनिट का कॉस्ट मान लो कुछ रुपीज वाई रुपया मान लिया, है कि नहीं। तो अब जरा देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, एक एक पॉइंट को देखना है, क्या प्रोड्यूस पहले किया हुआ है, एल्युमिनियम को कॉस्ट जो प्रोडक्शन हुआ, तो क्या करेंगे, 1 यूनिट का कॉस्ट का मतलब वाई रुपीज खर्चा आएगा 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने में, 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने में, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि 1 के यूनिट का मतलब 1 फैराडे, और जितना फैराडे उतना ही इक्विवेलेंट, यानी वाई रुपया हम खर्चा करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। इसका अर्थ ये हुआ, कॉन्सेप्ट जो सिखाया है बार बार वही इस्तेमाल हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्युमिनियम कितना हुआ, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, X ग्राम, तो मोल निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट मिल जाएगा। X को डिवाइड कर दिया किससे, इसके मोलर मास से। एल्युमिनियम कितना होता है 27, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, क्या मिला, मोल मिला, मोल में इसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या मिला, इक्विवेलेंट मिला।
मोल गुने एन फैक्टर, मोल गुने एन फैक्टर, क्या मिला? इक्विवेलेंट। तो इतना इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट का खर्चा, एक इक्विवेलेंट का खर्चा वाई रुपया, तो वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। इतने इक्विवेलेंट का खर्चा कितना? गुने वाई। एक इक्विवेलेंट का खर्चा वाई रुपया, तो इतने इक्विवेलेंट का खर्चा गुने वाई। और ये कहता है कि x ग्राम अल्युमिनियम प्रोड्यूस करने में x रुपया लग रहा है। तो ये x x क्या हो गया? कैंसिल हो गया, y का वैल्यू आ गया 9 रुपया, है ना? 9 रुपया, यानी एक यूनिट का खर्चा 9 रुपया। लगता है महानगर का है, बहुत महंगा है, पटना में इतना महंगा तो नहीं लग रहा है। एक यूनिट का खर्चा 9 रुपया है। अब जरा देखो, एक लाइन में पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जो पूछता है क्या? मैग्नीशियम, x ग्राम मैग्नीशियम। क्या करोगे? मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट निकाल लो। कैसे निकालोगे? मास तो x ही ग्राम है, मोल निकालोगे तो mg का मोलर मास यानी एटॉमिक मास कितना होता है? 24। तो 24 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, और n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। n फैक्टर कितना? 2 MgCl2 प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो n फैक्टर इसका 2 हुआ। तो इतना इक्विवेलेंट हुआ, और गुने y, y का वैल्यू कितना? 9 रुपया। यानी y से मल्टीप्लाई किया मतलब एक यूनिट का खर्चा 9 रुपया, तो इतने इक्विवेलेंट का मतलब इतने यूनिट के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो गया भाई? ये कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 12 से कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3x एंड डिवाइड बाई 4। इतना रुपया खर्चा आएगा, ये आंसर हो गया, है कि नहीं? कुछ बात समझ में आई? मैं फिर एक बार समझाता हूँ, बहुत बच्चा इसको नहीं समझ पाया होगा। देखो, कहता ये है कि 1 फैराडे जो इलेक्ट्रिसिटी आई घर में, वो 1 यूनिट कहलाया। तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि जितना फैराडे होता है उतना ही इक्विवेलेंट होता है। तो इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट कर लिया जाए x ग्राम अल्युमिनियम में, तो उतना ही यूनिट भी होगा। तो x ग्राम अल्युमिनियम में कितना इक्विवेलेंट? मोल निकाल लिया, 27 से डिवाइड किया तो मोल हुआ, n फैक्टर अल्युमिनियम का 3, तो x/9 इक्विवेलेंट हुआ। और जितना इक्विवेलेंट उतना ही फैराडे, उतना ही यूनिट। एक यूनिट का खर्चा मान लिया y रुपीस, यानी एक इक्विवेलेंट में y रुपया, तो इतने इक्विवेलेंट में y से गुना कर दिया। तो 1 ग्राम अल्युमिनियम का खर्चा भी कितना? x कैंसिल होकर के y का वैल्यू मिल गया 9 रुपया। यानी एक यूनिट का खर्चा, यानी एक इक्विवेलेंट का खर्चा, एक यूनिट का हो, एक फैराडे का हो, एक इक्विवेलेंट का हो, तीनों बात सेम हो गया, 9 रुपया। अब मैग्नीशियम को डिपॉजिट करना है MgCl2 से, 1 ग्राम डिपॉजिट करना है, तो उसका मोल निकाल लिया, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 होता है n फैक्टर, Mg+2 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या मिला? ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिला। एक इक्विवेलेंट का खर्चा कितना? 9, तो इतने इक्विवेलेंट के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। x के रिस्पेक्ट में तुम्हारे पास आंसर x के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में दिया, तो इतना आंसर खर्चा आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान सुनो, इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव स्टडी हुआ। ये क्वांटिटेटिव का मतलब हम लोगों ने करंट निकाला, मास निकाला, सब कैलकुलेट कर लिया। तो ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। अगले क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव स्टडी पढ़ेंगे कि जो सब्सटेंस है, जैसे NaCl है, तो NaCl एक्वस है, तो एनोड पर कौन जगह, कैथोड पर कौन जगह। Na2SO4 है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो कौन एनोड पर मिलेगा, कौन कैथोड, यानी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ कौन प्रोडक्ट मिलेगा बात ही नहीं किया, प्रोडक्ट मिला से पीछे बात किया। लेकिन अगर बहुत सारे आयन है तो उसमें से कौन एनोड पर जीतेगा, कौन कैथोड पर जीतेगा, यानी डिपॉजिट होगा, उसके लिए एक थ्योरी है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, और उससे क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, गर्दा उड़ा दीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।